नमस्कार, आदाब। वक्त मुकाबला का है। आज हम पूजा स्थल कानून को लेकर उठ रहे विवादों और सवालों पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चुनौती देने वाले सारे याचिकाओं पर केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में अपना पक्ष रखने को कहा है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर कई अहम आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि जब तक इस मामले पर सुनवाई हो रही है तब तक देश में धार्मिक स्थलों को लेकर कोई नई याचिका या कोई नया मामला दाखिल नहीं किया जाएगा। साथ ही जो ऐसे पेंडिंग केसेस हैं उस पर ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक किसी सर्वे का आदेश नहीं दिया जाएगा। पूजा स्थल कानून को लेकर सीपीआईएम, इंडियन मुस्लिम लीग, शरद पवार की एनसीपी समेत 6 पार्टियों ने याचिका लगाई है। तो मुकाबला में आज का सवाल है, क्या पूजा स्थल कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है? क्या पूजा स्थल कानून शासन के सिद्धांत का उल्लंघन है? हमारे साथ यहाँ पर मेरे फोन अ फ्रेंड हैं विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और गौतम लाहिरी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक वत्स, नेता भाजपा के यहाँ पर मौजूद हैं। अश्विनी दुबे, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्रदीप भाटी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। रईस अहमद, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। और लेकिन सबसे पहले मैं अश्विनी उपाध्याय जो वकील हैं उनसे उनके पास जाऊंगी। अश्विनी जी से सवाल विजय जी और गौतम लाहिरी जी भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, इस ऑर्डर से कितना सेटबैक आप लोगों के पूरे जो कैंपेन जो चल रहा था कि सारे जितने आप चर्चा कर लें, अजमेर हो, अजमेर दरगाह शरीफ हो या कहीं भी, हर जगह एक ना एक जगह पटिशन डाली जा रही थी क्वेश्चन करते हुए कि वो जो स्थल है उसका कुछ हिंदू कनेक्ट है। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस ऑर्डर की बात हो रही है। लीड पिटीशन मेरी है, ऑर्डर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर देख लीजिए ऑर्डर हुआ क्या है। ऑर्डर हुआ ही नहीं है। चूंकि इतना ज्यादा शोर हो रहा था दोनों पक्षों से, कोर्ट ने कहा कि हम ऑर्डर चैम्बर में लिखवाएंगे। अभी तक ऑर्डर पब्लिश नहीं हुआ, पब्लिश होगा तब देखेंगे उसमें क्या ऑर्डर में आया। एक बात मैं मारिया जी बहुत ईमानदारी से आपको बताता हूं, इस कानून का नाम क्या है? इस कानून का नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं पूजा स्थल कानून। एक होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, एक होता है प्लेस ऑफ प्रेयर। एक को कहते हैं पूजा स्थल, एक को कहते हैं प्रार्थना स्थल। जो लोग मूर्ति पूजक होते हैं वो पूजा करते हैं, जो मूर्ति पूजक नहीं होते हैं वो प्रार्थना करते हैं। तो ये डिफरेंस है पहला, पूजा और प्रार्थना में। दूसरा, इस कानून को आप जरा अपने टीम को कहिए जरा गूगल कर ले, पूरे के पूरे इस कानून में लिखा क्या है। 8 सेक्शन का कानून है कि रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। हम भी ये कह रहे हैं रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं रिलीजियस कैरेक्टर रिस्टोर करने की जरूरत है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इस समय मैं काले कोट में हूं, पीछे मेरे किताब लगी हुई है, तो मैं वकील जैसा दिख रहा हूं। अभी मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाऊं और यहाँ पे 1-2 मैं दवाइयां पीछे रख लूं तो मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा। मैं पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊं और खाकी वर्दी पहन लूं, पुलिस लाइन में रहूं तो मैं इंस्पेक्टर जैसा दिखूंगा। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है? सुनिए, ये जो आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं, कैरेक्टर नहीं चेंज होना चाहिए। ये सब जो धर्मस्थल है उसमें ऑलरेडी मुस्लिम का, उन लोगों का प्लेसेस ऑफ मैं आ रहा हूं, आप मस्जिद है कहीं पर, मैं क्लियर कर देता हूं। बड़ी सीधी सी बात है, चूंकि ये नई चीज है हो सकता है इसलिए डाइजेस्ट करने में टाइम लग रहा हो आपको, चूंकि ये कानून का काफी दिन के बाद चैलेंज हुआ है। पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल में जमीन आसमान का अंतर होता है। पहली बात तो ये। मैं जो करेक्टर की बात कर रहा था, तो करेक्टर मेरा क्या है, मैं इंजीनियर हूं या डॉक्टर हूं या वकील हूं, ये समझने के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा। मेरा कपड़ा देख के आप तय नहीं कर सकते कि वास्तव में क्या हूं। चलिए, ऐसे ही मैं तिलक लगा लूं, विजय त्रिवेदी जी पहन लूं तो हिंदू। विजय त्रिवेदी जी उनसे सवाल पूछे। नहीं, अपनी बात मैं पूरी कर लूं। अगर मैं तिलक लगा लूं तो मैं हिंदू, टोपी पहन लूं तो मैं मुस्लिम, क्रॉस पहन लूं तो क्रिश्चियन और साफा बांध लूं तो सिख। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये जानने के लिए आपको बाकायदा सर्वे करना पड़ेगा, हमसे बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन सर्वे पर तो स्टॉप लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोई नहीं लगाया, ये सबसे बकवास है। अननेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने टीआरपी के चक्कर में यह चला दिया है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। मैं तो कह रहा हूं एक बार देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या हुआ। 23 नवंबर पिछले साल क्या
पिछले साल के ऑर्डर के अलावा नया कोई ऑर्डर 2024 में कोई ऑर्डर ही नहीं है। 2023 का ऑर्डर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाँ, वहां डिमांड की गई थी जिसका हम लोगों ने विरोध किया था। हमने ये कहा है बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी चले गए, ये झगड़ा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये झगड़ा भारत की संप्रभुता का है और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। संविधान का पहला पन्ना प्रियम्बल में लिखा है संप्रभु। संप्रभुता का मतलब यह हुआ कि अगर पहले हिस्टोरिकल कोई रॉन्ग हुआ है तो उसको सरकार करेक्ट करे। एक बात मैं आपको और बताता हूं, आपने वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड बनाया, कोर्ट का दरवाजा बंद किया तो कम से कम एक वक्फ ट्रिब्यूनल दे दिया जहां लोग जा सकते हैं। आपने आर्बिट्रेशन एक्ट बनाया, कोर्ट का दरवाजा बंद किया तो आर्बिट्रेशन का रास्ता खोल दिया। इस कानून में कहा, एक तरफ तो कह रहे रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, रिलीजियस कैरेक्टर बिना सर्वे के हो नहीं सकता। आगे ये दिक्कत ये कह रहा है कि नहीं, आप कोई बदलाव नहीं करेंगे। अरे बड़ी सीधी सी बात है, और कोर्ट भी नहीं जा सकते। अश्विनी जी, और कोर्ट सवाल नहीं पूछने जाएंगे तो दीजिए। कहाँ जाएंगे? और सवाल पूछ लेते हैं यहाँ पर विजय त्रिवेदी जी और गौतम लाहिरी जी। अश्विनी जी, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूँ। आप तो विद्वान लोग हैं संविधान के सबको, और पूरा कानून आपने खासतौर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो बहुत ठीक से समझा। क्या आपको नहीं लगता कि जो आप लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बदलने की? ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट की नहीं है ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट को क्यों वो बनाना चाहते हैं निशाने पर? सरकार के पास जाइए, सरकार के पास बहुमत है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बदलवा लीजिए। क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक तो खास बात ये है, इसको जोड़ ध्यान दीजिए, आपको तो पता ही है कि जब ये पास हुआ था 1991 में 15 अगस्त में, तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया था, उसके खिलाफ खड़ी नहीं हुई थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, पहली बात। दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये नहीं कहा गया कि बदलना नहीं है, उन्होंने कहा जो स्थिति है, जो भी धार्मिक स्थल है वो वही रहेगा, इसमें विवाद ही कहाँ है, ये थोड़ी कह रहे हैं। और आर्टिकल जो 25, 26 का जिक्र आप तो बहुत करते हैं, उसको किस तरह से इसमें डिफाइन करेंगे हम? हाँ विजय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। पहली बात तो शायद आपको अपनी जानकारी करेक्ट कर लीजिए, 1991 में बीजेपी ने इसका विरोध किया था, वॉकआउट किया था, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे। हाँ। दूसरी बात, बीजेपी ने समर्थन किया या विरोध किया उससे हमसे कोई लेना देना नहीं, और मैं सरकार के भरोसे क्यों बैठा रहा हूं। भारत का संविधान का आर्टिकल 32 हमें राइट देता है कि मैं अगर कोई गलत कानून बना है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूं, और एक दो नहीं, मैंने 25 से ज्यादा कानून चैलेंज किए हुए हैं। उसमें से कई कानून सरकार ने कई कानूनों को सरकार ने बदला। मैंने आर्टिकल 35 में चैलेंज किया, मैंने आर्टिकल 370 चैलेंज किया, मैंने वक्फ एक्ट चैलेंज किया हुआ है, मैंने 3 तलाक हलाला चैलेंज किया है, मैंने मुताह मिस्यार चैलेंज किया है, और भी कुरीतियों के खिलाफ लड़ता हूं। ये तो मेरी लड़ाई है जहां पे जो इनजस्टिस हो रहा है, आपकी लड़ाई आप कहते हैं कि जारी रहेगी। गौतम जी? हाँ देखिए अश्विनी जी, आपने 2020 में ये मामला लाया था, उसके बाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था कि ये अपना राय बताइए। आज 3 साल हो चुका है, 24 में हम लोग पहुँचे हैं, आज भी केंद्र सरकार इस बारे में कोई राय नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट आज इसलिए उनको कोई राय नहीं देना पड़ा, कारण केंद्रीय सरकार का व्यू क्या है वो जानना जरूरी है, क्योंकि लॉ तो पास किया था केंद्र सरकार, भले ही किसी भी सरकार हो। केंद्र सरकार का राय क्या है, तो आपको नहीं लगता है कि केंद्र सरकार इस मामले को टाल रहा है और आपको मदद नहीं कर रहा है? इसीलिए 4 हफ्ते का बाद भी फिर के जवाब देंगे कि नहीं देंगे मुझे पता नहीं है, तो आपको क्या भरोसा है? केंद्र सरकार के विजय ने कहा केंद्र सरकार के ऊपर तो आपको दबाव बनाना चाहिए, ये तो आप नहीं किया। अब अदालत के पास आया, अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार कोई जवाब नहीं दिया, उनका एफिडेविट मांगा है, उनका राय क्या है? मैं आपकी हाँ मैं उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, अगर मैं सांसद होता तो मैं इस कानून के खिलाफ संसद में बिल पेश करता। मैं सांसद नहीं हूं, तो जो मेरे पास जितना अधिकार था मैंने उसको उपयोग किया। जहां तक सरकार के जवाब देने का बात है, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, मौनम स्वीकार लक्षणम, ऐसे एक जुडिशियल डॉक्ट्रिन है, उसको कहते हैं साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। मैंने पिटीशन फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया, 2020 से मामला पेंडिंग है। सरकार अगर जवाब नहीं दाखिल कर रही है तो मेरा अपना मानना है कि सीधी सीधी बात है, इसमें फाइनल हियरिंग की जा सकती है, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस वाली डॉक्ट्रिन को यूज करते हुए कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब जिन ग्राउंड्स के आधार पर मैंने इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया हुआ है, उस आधार पर सरकार को भी लगता है मेरा ग्राउंड ठीक है, इसीलिए वो जवाब देके ये नहीं कहना चाहे, उसको जवाब नहीं दे रही। ये आपका इंटरप्रिटेशन है। अलग बात है। अश्विनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आलोक वत्स से सवाल पूछूंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रही? ये साइलेंस की जो बात चल रही है, चुप क्यों है? क्योंकि ये भी क्लैरिटी है कि जिस एक बात था कि बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि
कि ऑर्डर के बाद ये सब पूरा जो इशू था वो अब थम जाएगा, वो थमते हुए तो दिख नहीं रहा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि विदेशी आक्रांताओं ने हमारे बहुत से मंदिरों को तोड़कर वहाँ मस्जिद का निर्माण कराया। और आप जब मेन बिल्डिंग को देखेंगी तो आपको खुद लगेगा कि इतनी बड़े विशालकाय बिल्डिंग के अंदर एक कोने में घुसा हुआ एक मस्जिद है। इट शोज कि somebody has इंट्रूडेड इनटू द मेन बिल्डिंग। तो अब हिंदू जागरण हो चुका है। एक कहावत है, जब जागो तब सवेरा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में हिंदू का एक जागरण हो चुका है और वो इन आक्रांताओं के द्वारा किए गए कथित अपराध में कहूंगा। चलिए, अब आपका सवेरा हो रहा है। प्रदीप भाटी जी, खोज में निकल पड़े हैं। यही पॉइंट है। ये तो अब आज ये लोग जाग चुके हैं, तो इस तरह के जो केसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। 18 केसेस हैं। 10 मारिया जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं बोलता हूँ। भाजपा के लिए तो मैं 2 लाइन ये जरूर कहूंगा, यहाँ कुछ कहता है, वहां कुछ कहता है, हकीकत कुछ और है, दास्तां कुछ और कहता है। भाजपा ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो अब विजय भाई ने भी डिस्कस किया, बताया अभी, जब लोकसभा में आया था तो उसका विरोध नहीं किया था। मैं इस बात पे कंटेस्ट करता हूँ, क्या उन्होंने बिल को वोट किया था विरोध के लिए? तो इंटरप्रिटेशन, लॉयर साहब यहाँ बैठे हैं, इंटरप्रिटेशन का बहुत मतलब होता है। मैं उससे आगे बढ़ता हूँ। 15 जुलाई, अगर मैं डेट सही हूँ, 15 जुलाई 1991 में माननीय आडवाणी जी, जो अब मार्गदर्शन मंडल में या पूर्व मार्गदर्शन मंडल सदस्य, मुझे नहीं पता, आलोक जी बता देंगे, भाजपा ने इस पे आडवाणी जी ने क्या कहा था, मैं उसको कोट कर देता हूँ। उन्होंने कहा था कि जब ये बिल आया, जब ये बिल इस पे डिस्कशन शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि अगर देश में ये मानक रहेगा कि सभी नागरिकों के लिए धर्मनिरपेक्षता स्थायी रूप से रहेगी, अगर एक मानक रहेगा तो ये धर्मनिरपेक्षता स्थायी रूप से एक ही रहेगी, एक ही मानी जाएगी। इसका मतलब वो साफ साफ उस बिल का समर्थन कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमें, क्योंकि हमने उसमें बाबरी मस्जिद के अलावा किसी को, सबको 1947 के एक्ट के हिसाब से सभी को, उसके बाद कोई कंटेंशन का इशू रखा ही नहीं, हमने ये कहा ही नहीं। तीसरी बात भाजपा के लिए कि जब सितंबर 2022 में तत्कालीन चीफ जस्टिस यूयू ललित साहब ने, अभी जैसे केस चल रहा है वही केस, अगर मैं गलत हूं तो अश्विनी साहब सही कर दें, उस केस में बेंच थी यूयू ललित साहब की, उस पर बहस हुई। सरकार से माननीय चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आप अपना स्टैंड बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने 2.25 साल हो गए कोई स्टैंड नहीं दिया अपना। आज भी वही फिर दोबारा 2 हफ्ते का उस टाइम पे समय मांगा गया था। अगर जजमेंट आ गया है और जैसा चल रहा है रिपोर्ट्स के अंदर कि 4 हफ्ते का टाइम मिला, तो इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। इनको सिर्फ ये करना है कि अराजकता फैलाकर, करनी में इतना फर्क क्यों दिखता है? अगर आपका स्टैंड है तो क्लियर कर दीजिए। देखिए, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 वीक का दिया है समय हमें, तो निश्चित तौर से हमारा जो मत है वो उनके सामने पेश हो जाएगा। और जो ये बात कह रहे थे, तो जो ये 1991 का वर्शिप एक्ट है, उसमें जो एएसआई के द्वारा संचालित मस्जिद हैं उन पर ये चीज़ लागू नहीं होती है। तो वहाँ के लिए सर्वे के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जिसमें अभी जीता जागता उदाहरण संभल है। एक सवाल, लेकिन आलोक बस्ती जी को तो वो सरसंघचालक की बात याद होगी कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढिए। कितनी के लिए उन्होंने माफ किया है? वो उनका कहना सही है, लेकिन जो जनमत है, जो लोगों के अंदर अब ये भावना उठ रही कहना है कि जो आरएसएस चीफ हैं वो जनमत पूरा हिंदुस्तान उनके कहने से तो नहीं रूल होता है। जो जनमत है वो चाहता है कि हमें मंदिर वापस मिले, तो इसमें क्या परेशानी है? और हम कोई बलवा तो कर नहीं रहे हैं, हम तो कोर्ट में जा रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास जा रहे हैं। त्रिवेदी जी, अब सवाल अश्विनी दुबे से, जो वकील है सुप्रीम कोर्ट के। जी, दुबे साहब बहुत विद्वान वकीलों में से हैं सुप्रीम कोर्ट के और बहुत अध्ययन करते हैं। दुबे साहब, एक चीज़ समझना चाहता हूं कि जो फैसला राम मंदिर को लेकर हुआ, राम जन्मभूमि को लेकर हुआ सुप्रीम कोर्ट को, क्या आप उससे सहमत हैं या नहीं है? क्योंकि उसमें बहुत साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और उस बेंच ने कहा है कि अब इसके बाद इस एक्ट को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। या तो आप उस पूरे फैसले को मानते हैं या नहीं मानते, कुछ स्थिति साफ है? नहीं, हमें मानने में पूरे देश को क्या पूरी दुनिया सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मान रही है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है उसको मान रही है। बात यहाँ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की है।
बात यहाँ सेंटर के स्टेट्स के पावर्स को ट्रांसग्रेस करने की है। बात यहाँ जो उबी जस एबी रेमेडियम, जो कानून सम्मत हर व्यक्ति को कोर्ट जाने का अधिकार देता है, उसकी बात है। संविधान का मूल धर्म, मूल आधार और मूल भावना, आप अपने ग्रीवेंस के लिए अदालत जा सकते हैं। अब देखिए, दो बातें बड़ी विषम आर्ग्यूमेंट हो रही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4 कहती है कि रिलीजियस कैरेक्टर किसी जो धार्मिक स्थल है 15 अगस्त 1947 का वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। पहला लिंब तो उसका ये है। दूसरा लिंब ये है कि अगर कोई प्रोसीडिंग्स 15 अगस्त 1947 के बाद चल रही हैं 1991 या उस समय तक, वो सब खत्म होंगी। तीसरा लिंब ये है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जहां पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट और रिमेन्स कवर्ड बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, 100 साल से पुरानी बिल्डिंग वहां कवर्ड नहीं होगा। एक आखिरी बात, रिलीजियस कैरेक्टर कन्वर्ट करना, यानी किसी धार्मिक स्थल को दूसरे धार्मिक स्थल में परिवर्तित करना, उस पर रोक है। और लेकिन किसी धार्मिक स्थल पे क्या उसका स्वरूप है, उसको जानने में इस 1.5 पन्ने का एक्ट है, मेरे पास है। इस 1.5 पन्ने के एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि आप जो है धार्मिक स्थल नहीं जान सकते। सवाल, आज प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में यही है। और जस्टिस ललित जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने जो क्वेश्चंस ऑफ लॉ वहां आए, पहला कि जो संवैधानिक पावर पिलग्रिमेजेस का, संवैधानिक पावर धार्मिक स्थलों को मेंटेन करने का है, वो राज्यों का है, तो सरकार ने कैसे ट्रांसग्रेस किया। दूसरा कि क्या यह एक्ट आर्टिकल 14, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, आप आदेश सुप्रीम कोर्ट का उठाएंगे, प्रदीप भाटी भी उस बात से एग्री करेंगे, मारिया भी उस बात से एग्री करेंगी। 12/10/2022 का ऑर्डर है, आप सुप्रीम कोर्ट के इसी केस में देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या यह एक्ट वायलेटिव है आर्टिकल 14 का, क्योंकि डिस्क्रिमिनेट करता है होस्टाइल मैनर में पूरे देश में, और जम्मू कश्मीर तक भी उस समय, क्योंकि जम्मू कश्मीर अगर आप देखेंगे तो उस समय वहां पर अलग संविधान था, अलग कानून था। तीसरा कहता है क्या कोई जस्टिफिकेशन है और नेक्सस है ऑब्जेक्ट और कम्युनल हार्मनी, पीस और इस लॉ के बीच में। चौथी बात आती है क्या कन्वर्जन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का करना या उसके लेकिन जानकारी रखना। लेकिन इसी बात में मैं पूछूंगी आपसे अश्विनी, सवाल तो ये उठ गया ना कि अगर वो कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करता है या नहीं, तो कम्युनल हार्मनी तो डिस्टर्ब हो रहा है इसकी वजह से। आदरपूर्वक मारिया जी, आपकी बहुत सम्मानित है मेरे लिए, आपका बहुत। मैं 10 सेकंड और कहना, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ओरल हम भी आपकी बात से एग्री करते हैं, सब लोग एग्री करते हैं कि भाई अगले आदेश तक आप कोई एक्टिविटी कैरी आउट नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा बैलेंस मेंटेन करता है। आप जस्टिस चंद्रचूड़ की उस जजमेंट को भी याद, जिन्होंने कहा कि भाई बैलेंस तो मेंटेन करने का राइट हमारा है, और इसीलिए उन्होंने देखा ज्ञानवापी के केस में कितना बैलेंस्ड ऑर्डर दिया। आगे क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तक जो फैक्चुअल पोजीशन है वो ये है। जी विजय जी, जी हमारे, मैं तो केवल ये समझना चाह रहा था कि जस्टिस रंजन गोगोई ने जो आदेश दिया, आप उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, दुनिया हम तो कानून को मानते ही हैं। तो उसमें तो साफ कहा गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कर आगे कुछ नहीं होना है। यहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहाँ आया? इतना बड़ा डिटेल में उसमें चर्चा की गई है। प्रश्न, अरे विजय जी आप ये बताइए कि यहाँ जितने मुकदमे फाइल हुए वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में फाइल हुए हैं क्या? कोई मुकदमा जो ज्ञानवापी का है, शाही ईदगाह मस्जिद का है, संभल का है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में फाइल हुआ है क्या? उसमें सारी पिटीशन उसी पर चर्चा हो रही है ना सुप्रीम कोर्ट में। सुन लीजिए विजय भाई बड़े आदरणीय बड़े भाई हैं आप हमारे, आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए आपको प्रश्न। मेरा प्रश्न यह है, हम और आप एक ही लीग पर हैं, प्रश्न यहाँ यह खड़ा हो रहा है कि क्या वो मुकदमे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में फाइल हुए हैं? अच्छा, तो इसका जवाब आप रईस अहमद दे देंगे, क्या ये मुकदमे जितने पिटीशंस फाइल हुए रईस, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के डोमेन में आते हैं? मैं प्रश्न नहीं सुन पाया, रईस से मैं अब रईस को लाऊंगी। रईस जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले टीम एनडीटीवी टीवी और मारिया आपका इस अहम डिबेट में हमें शामिल करने के लिए। जहाँ तक आपके सवाल का जो संबंध है, वो जो अभी एक बंधु हमारे कह रहे थे सेक्शन 4 का जिक्र कर रहे थे, एक्चुअली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 में वो मेंशन है, 4 में नहीं है, कि वो जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं, जो भी
15 अगस्त 1947 तक जो भी रिलीजियस प्लेसेस थे उनके जो करेक्टर को चेंज ना करने की जो बात है वो सेक्शन 3 में है। और उसके बाद जितनी भी लिटिगेशंस अगर इस सिलसिले में कोई आती हैं तो सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 के अंदर ये बात है। तो थोड़ा सा करेक्शन मैंने इसलिए कर दिया। और अश्विनी उपाध्याय जी अभी सुबह भी मेरे साथ एक नेशनल टीवी की डिबेट में थे, तो वो यही सब तरह की जो है तोड़ मरोड़ के बातें कर रहे थे वहाँ पर भी। और मेरा सवाल उनसे तब भी ये था कि आप जो है इसमें जो जब हम संविधान को मानते हैं और देश की पार्लियामेंट ने इस कानून को पास किया है और एक मामले को सिर्फ बाबरी मस्जिद के मामले को इसमें अपवाद रखा गया था कि और जो ऑर्डर है वो अभी हमारे भाई बंधु ये कह रहे थे पैनलिस्ट, वन ऑफ द पैनलिस्ट, कि इसमें जो है बिल्कुल भी ये क्लियर कर दिया गया था कि ये एक अकेले मामले के बाद अब कोई भी मामला इस तरह से क्लेम नहीं किया जाएगा। अभी अगर आपको याद हो तो मद्रास हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में एक जजमेंट दिया था जहां पर बुद्धिस्ट मठ को, टेम्पल को कन्वर्ट करके वहां पर पूजा चल रही थी। वहां पर वो एएसआई ने सर्वे किया, उसको प्रूव हुआ वो, और वहां उसके अंदर पूजा रोकी गई और एएसआई को हैंडओवर किया गया। इस तरह से अगर सर्वे करने की इजाजत दे दी जाएगी तो फिर सर्वे के लिए बुद्धिस्ट कितने सारे टेम्पल्स हैं, 2500 साल पहले का कोई क्लेम करेगा। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसीलिए बनाया गया था कि इन सब विवादों को खत्म किया जा सके। मैं एक बड़ी अहम बात आपको बता दूं, मैं जब दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर था सन 2018 से 2020 तक, तो आपको याद होगा कि बीजेपी के एमपी परवेज वर्मा जी ने एक इल्जाम लगाए थे कुछ मस्जिद और कब्रिस्तानों को दिल्ली की कि वो सरकारी लैंड पर बना दिए गए हैं। उसी की हमने ये एक सरकारी रिपोर्ट छापी थी, आप देख रहे होंगे, इसके अंदर पौने 200 पेजेस की रिपोर्ट है। इसके अंदर ऐसे 562 कब्रिस्तान थे जो या तो सरकारी जिन पर कब्जा है या फिर माफिया ने कब्जा कर लिया है। और इसमें बड़ी हैरत अंगेज बात मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के अंदर हमने उन 562 कब्रिस्तान के अलावा 11 ऐसे कब्रिस्तानों की लिस्ट छापी है जो जिसपे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कब्जा है। तो अब अगर सिर्फ ये कहा जाए कि उसका वो तो आप फिर दूसरे डोमेन में जा रहे हैं, क्योंकि वो वक्फ प्रॉपर्टीज वाला है, क्योंकि उस पर सवाल वक्फ बोर्ड पर भी उठ रहा है और वो बहुत ही वैलिड क्वेश्चंस उठ रहे हैं। लेकिन अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हो रही है। बात है कि अगर ये पेंडोरास बॉक्स खुल गया तो हर जगह दावे होंगे जो जो चल रहा है, और फिर तो ये रुकेगा ही नहीं। जो मेरा भी यही कहना है, और ये बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। जो वक्फ के बहाने इस चीजों को सामने लेके आना था कि जो मामला वो हो गया। अभी आप देखिए कि सभी ने, पूरे देश के लोगों ने और खासतौर से माइनॉरिटीज मुस्लिम ने उस दावे को जो है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसको बहुत ही सम्मान के साथ उसको माना और किसी भी तरह का कोई बात नहीं। लेकिन वक्फ बोर्ड का ये भी कहना कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं, जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उस पर उनका दावा हो सकता है, वो भी गलत है। नहीं, जहां अभी वो एसआई का अलग मसला है, तो उसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि वो टॉपिक नहीं है। लहरी जी मैं इसी की बात बता रहा हूँ। जी, मैं आऊंगी आपके पास। आपका सवाल प्रदीप भाटी से। मेरा तो ये मानना है, जो कहा है पहले उन्होंने सही कहा कि कोई देश का एक सिविलाइजेशन का एक इवोल्यूशन होता है। जैसे उन्होंने जिक्र किया कि को पहले बुद्धिस्ट बहुत सारे मंदिर रहा है, उसको तोड़ के बाद में हिंदू मंदिर बनाया गया। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट कम से कम एक चीज़ तो क्लियर कर दिया है, कोई नया मामला इस इशू पे नहीं लिया जाएगा और कोई नहीं होगा। ना तो सर्वे भी ऊपर कोई राय दे रहा है, ना तो कोई नया कोई मसला भी ले रहा है। इसलिए एक अच्छी चीज़ है कि इसमें सांप्रदायिक तनाव ना बढ़े। लेकिन ये निर्भर कर रहा है, जो भी है ये कोर्ट में है। कोर्ट शीर्ष अदालत जो कहेंगे बाद में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे अहम रोल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सॉलिसिटर जनरल आज कहा नहीं कुछ, उनको कहा गया है। अगर इस बारे में जो केंद्रीय एक सरकार जो कानून पास किया था, जिसमें त्रिवेदी जी ने कहा कि उस समय जो विरोधी दल थे भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने उसको भी स्वीकार किया था। तो इसलिए कोई तो एक अहम मुद्दा है ना। बाकी आप इसके बाद कितना खुलेंगे तो पेंडोरा बॉक्स सचमुच तो खुल जाएगा। वो एक शक है। सचमुच आपने कहा कि एक सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का शंका है, इसके कारण इस बारे में सबको, जो सारे बाकी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के और भी कुछ लोग इसमें पिटीशन में शामिल हुआ है, इसका 91 एक्ट का बरकरार रखने के लिए। उसमें बहुत सारे हिस्टोरियन भी है,
उन्हें हिस्टोरियन ने कुछ उनमें कुछ आर्गूमेंट है, जो आर्गूमेंट अभी सुना ही नहीं गया है, वो सुनाई शायद बाद में होंगे। उसमें उन्होंने तर्क दिया है क्यों ये 91 एक्ट का अभी देश में रखने का ज़रूरत है। ये वो तो पूरा फैसला कोर्ट को ही लेना पड़ेगा, और अगर उस फैसला हो चुका है एक बार सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मसले में कि ये एक्ट को दोबारा रिविजिट नहीं किया जाएगा, तो फिर ये रिविजिट कैसे सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर रहा है, ये भी रईस साहब से समझना चाहता हूँ कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो अभी जाते जाते आखिरी दिन जो फैसला दिया, क्या उससे कोई एक नया सर्वे हो सकता है, लेकिन सर्वे हो सकता है, तो क्या आप उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में दखल मानते हैं या पूरे सिस्टम में एक नया बदलाव समझते हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? रईस साहब, देखिए बिल्कुल इसमें आप ये देखेंगे कि उसी एक ऑर्डर की वजह है, जब ज्ञानवापी और महत्वाकांक्षी का मामला कोर्ट में आया था, उसी वक्त जो है इस मामले के अंदर, जैसा आज अगर आपने हियरिंग सुनी हो आपने, क्योंकि मैं मौजूद था, मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ था, तो उसमें आप क्लियर तौर पर आप सुनेंगे जो बेंच ने इस बात को आज इसको कहा है कि अगर कोई भी केस आता है तो रजिस्ट्री के अंदर वो नहीं लिया जाएगा। ये आप इंपॉर्टेंट बात समझिए कि आज बेंच ने जो फैसला दिया है, दैट मीन्स वो क्लियरली तौर पर अगेंस्ट जा रहा है 2022 के जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले के। तो आज जो ऑब्जर्वेशन जो अभी तक ऑर्डर में आ जाएगा, आज भी अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे थे कि अभी फैसला नहीं आया है, कोई ऑर्डर नहीं आया है, तो अगर वो वहां खड़े थे कोर्ट के अंदर, आप अगर वो इस तरह का जो मिसगाइड करने का जो चलन है, दो लोगों को, ये कुछ वकील साहबान हैं हमारे जो इस तरह का माहौल जो है बनाते हैं, और हम ये समझते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है जब पार्लियामेंट से बनाया गया है, और अगर हम संविधान को मानते हैं तो सभी के लिए उसको मानना जरूरी हो जाता है। एक मामला था उसको वो खत्म हो गया था, लेकिन आप अगर हर दिन मामले को लेकर के आ जाएंगे, यहाँ लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर हैं, सर्वे इन बातों का होना चाहिए कि कितने लोगों को साफ पानी देश के अंदर मुहैया करा पा रही है सरकारें। यहाँ सर्वे चलाए जा रहे हैं इस बात के कि किस मंदिर के नीचे मस्जिद है या किस मस्जिद के नीचे मंदिर है। तो ये सारे मामले अगर आप इनको एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा पूरी तरह से। अगर अब हमारे पास बस वक्त है पॉलिटिशियंस के लिए। प्रदीप भाटी जी, देखिए, मैं ये बात जरूर आगे बढ़ाना चाहूँगा कि ये हो क्यों रहा है। ये होने का कारण एक है कि देश में अराजकता फैलाकर, मासूम लोगों को भड़काकर आप कुछ भारतीय जनता पार्टी वोट की फसल काटना चाहती है, और वो जानती है कि समाज में जिस तरह से विघटन फैलेगा उतनी ही उसका वोट बढ़ेगा। इस चीज को बहुत ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि एक मुझे जरूर अफजल मंगलोरी साहब का एक शेर याद आता है कि मंदिर भी ले लो, मस्जिद भी ले लो, इंसान के लहू से मगर अब ना खेलो। ये भारतीय जनता पार्टी, अभी बात मस्जिद की भी कही, अश्विनी साहब ने कहा कि वहां पे खास करके संभल मस्जिद के बारे में तर्क दिया गया कि एएसआई को वहां पे घुसने नहीं दिया जा रहा था, उनसे एफिडेविट भी लिया जाए। एक बहुत बेसिक सवाल है मेरा कि अगर उनको घुसने नहीं दिया जाता, एएसआई ने क्या केस फाइल करा है? क्या एएसआई को आपने पार्टी बनाया? क्या एएसआई ने कभी ये कहा या आपने एफिडेविट लेके आगे एएसआई पार्टी थी? क्योंकि वो एएसआई का मॉन्यूमेंट है 1920 से, खास करके संभल मस्जिद की मैं बात कर रहा हूँ, जमा मस्जिद की। जब उसको ये नहीं है, आप बात बिल्कुल सही है कि क्योंकि जब आप दुनिया में आपकी गरीबी से, तंगदस्ती से लोग इतने परेशान हैं, और वो बात बहुत बिल्कुल सही है कि 80 करोड़ लोग जब दाने दाने के लिए मोहताज हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उपचुनाव में बेईमानी की पराकाष्ठा हुई है, उसको बंदी की नोक पर कैसे कर्फ्यू लगाकर लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित किया गया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दे संभल से लेके ये आरोप आप पर है, लेके जाएगी, और ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, क्योंकि आपको लगता है ये कंफर्टेबल पिच है। मैं इन बातों से एग्री नहीं करता हूं। देश आज कहाँ खड़ा है ये इनसे छिपा हुआ नहीं है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा है, तीसरी की तरफ जाने की पुरजोर कोशिश है। जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले 6 एम्स हुआ करते थे, आज 44 एम्स बन रहे हैं। पहले 79 एयरपोर्ट थे, आज 144 एयरपोर्ट बन रहे हैं। हाईवे का हर दिन 26 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है, 6 किलोमीटर पर डे रेलवे की वो सब सही है आलोक जी। ये कह रहे हैं कि देश नहीं आगे बढ़ रहा है। नहीं, सवाल ये उठ रहा है कि का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर नौकरियों का बौछार होने वाला है, भारत में इस तरह की चर्चा हो क्यों रही है, संभल क्यों हो रहा है? मैंने कहा हिंदू समाज, सनातन समाज जागृत हो चुका है। जितनी मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे ऊपर दमन किया, आज उसको हम वापस ठीक करने की कवायद कर रहे हैं। और हम
विजय त्रिवेदी लोकतांत्रिक जी तरीके से मुस्कुरा जा रहे रहे हैं। हैं, किस हम बात कोर्ट पर में आप जा रहे मुस्कुरा हैं, एएसआई के पास जा रहे हैं, हम कोई दंगा नहीं फैला रहे, हम कोई वो नहीं कर रहे, हम हाथ जोड़ के समझिए आलोक जी कह रहे हैं कि अब वो हिंदू 3 जाग करोड़ गया बच्चे ऐसे है। हैं जिन्होंने कभी भी स्कूल नहीं समाजवादी देखा है। पार्टी के हमारे दोस्त को सरकार बताना अगर चाहिए कि चाहे भाई तो जब वो उसका सो रहे सर्वे थे तब आपने कब्जा कर लिया, तब जाग गया तो फिर उनकी जमीन वापस लेनी पड़ेगी। बस वो ये कह रहे हैं जब वो सो रहे थे हाँ। तब उन्होंने कब्जा कर लिया, तब वो जाग गए हैं। तब उनको वापस चाहिए वो जमीन। बिल्कुल चाहिए। देखिए हमारी थी, हमें चाहिए, हम दूसरे के जमीन पे नहीं जा रहे हैं, हमारे पार्टी मंदिर जी, पे हमें चाहिए हमारे मंदिर ये वापस। सोने और जागने के बीच की बात हो गई। पहले बुद्धिस्ट टेम्पल्स को नुकसान पहुंचाया गया है। चलिए उनका प्रदीप भी दावा भाटी जी है इसका इसके जवाब ऊपर। दें। देखिए 1947 से और किसी का कैरेक्टर बदला ना बदला हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर वही रहा है। बिल्कुल। और ये कितने भी चैलेंजिंग हमारा कैरेक्टर राष्ट्रभक्ति का था, राष्ट्रभक्ति का है और राष्ट्रभक्ति का रहेगा। इस चीज को आप नोट कर लें, हम कहीं देशद्रोही वाले लोग नहीं हैं। आप मैं और आपसे जितनी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो मासूम लोगों उस की वर्ग तरफ को भी से मिला है जो जिसके प्रति आप इतनी स्नेह और मोह रखते हैं, उस वर्ग को भी उसका भरपूर लाभ मिला है, चाहे शौचालय हो, चाहे घर हो, चाहे मेडिकल का वो, चलिए अब किसी हमारे में पास हमने वंचित नहीं किया है। बिल्कुल बस 2 मिनट बिहार बचे हुए हैं, ये इसलिए मैं हमारी दोनों कथनी आपके और पास करनी में आऊंगी। अंतर नहीं दिखाता है, ये दिखाता है कि विजय हमारे त्रिवेदी लिए विजय सब त्रिवेदी जी धर्म संभाव है, और गौतम सबका लाहिड़ी साथ, सबका विकास है। दोनों एक सवाल पूछना चाह रहे थे अश्विनी दुबे से जी। नहीं आप कर लीजिए, मैं देख सकता हूँ। नहीं, दुबे साहब से तो मैं केवल वही समझना चाह रहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट, फिर सर ने कहा सुप्रीम कोर्ट में तो पिटीशन केवल प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर ही सुनवाई हो रही है ना। दुबे साहब कह रहे हैं ये मसला ही नहीं है। तो बात ये है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर यदि सरकार सहमत नहीं है, या अब ये जो मत आएगा उनका आ जाएगा, लेकिन जो सरकार 10 साल से है और जो भारतीय जनता पार्टी जैसे वत्स साहब कह रहे हैं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है, तो पार्लियामेंट में उसमें बदलाव करें ना। सुप्रीम कोर्ट के Constitutionally कंधे पर ये amendment बंदूक लाएं। क्यों चलाई जा रही है, मैं ये समझ रहा हूं। स्टैंड क्यों नहीं ले रहे? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेशनल एग्जीक्यूटिव में इस बारे में चर्चा नहीं हुई है आपकी बात कि ये बिल्कुल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बदलना है। तो आज भारतीय आपको जनता लगता है- पार्टी नया एग्जीक्यूटिव हाँ। बुला के इसको लाइन ले ले, आपको लगता है कि political संसद में इसको नया कानून लाना चाहिए या खत्म करना चाहिए दुबे साहब? संसद अगर नहीं ला रही है तो सुप्रीम कोर्ट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के मुताबिक कोई अगर लॉ आर्बिट्री है और भारत के संविधान के विपरीत है तो उसको चैलेंज भी किया जा सकता है, ये भी तो सुप्रीम कोर्ट के पावर में है। और ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या बीजेपी वर्सेस सपा नहीं है, एक 5-6 इंडिविजुअल्स ने, जिसमें संत भी हैं, जिसमें इंडिविजुअल भी हैं, चंद्रशेखर एडवोकेट भी हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं, विष्णु जैन भी हैं, इन लोगों ने पिटीशन डाली। नंबर 1। नंबर 2, विजय जी, अदालत जाने का अधिकार, अदालत क्या निर्णय देती है वो एक अलग विषय है। अदालत जाने का अधिकार संविधान की मूल भावना में है। कोई कानून अदालत जाने का अधिकार कैसे रोक सकती है? लेकिन आपका प्रश्न यह मतलब है। मेरे को समझ में आया कि आप अयोध्या वाले फैसले से पार्शियली सहमत हैं, पूरी तरह से अयोध्या सहमत वाले- नहीं है। नहीं, 100%। आप फिर एक जगह सुई आपकी अटकी है, उससे ना लेफ्ट घूम रही है ना राइट घूम रही है। आप अगर उस सुई को लेफ्ट राइट घुमाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अयोध्या वाले फैसले में ये कहा कि ये ओवरऑल सेटल हो गया। फिर मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा कि कन्वर्जन अगर होता तो निश्चित तौर पर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हिट होता। अगर, और ये एक्ट कहता है कि कन्वर्ट नहीं कर सकते, मैं मानता हूं कि इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी, और सिर्फ एक नहीं, मंदिर नहीं, उसमें लिखा है टेंपल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, मॉनेस्ट्री या कोई पब्लिक रिलीजियस बिलीफ। तो अगर कन्वर्जन के लिए कहते, ये मुकदमा क्या है? श्रृंगार माता श्रृंगार गौरी की पूजा करने दीजिए, रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहां आया? ये मुकदमा क्या भी कह रहे थे, कौन थे? एएसआई के बारे में कोई बात कर रहा था। भाई साहब, जो अगर संभल वाला मुकदमा, देखिए मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं किसी एक्ट को, एक वकील होने के नाते, कानून का विद्यार्थी होने के नाते मारिया जी से परमिशन लेकर बड़े आदर के साथ अपनी बात कर रहा हूं। एएसआई ने उसमें अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल किया है और एएसआई का रिटन स्टेटमेंट मेरे पास है, आप सबके पास है, पब्लिक डोमेन में है। एएसआई ने अपने रिटन स्टेटमेंट कहा कि मुझे जाने नहीं दिया, मेरिट डिमेरिट पर नहीं जा रहा हूं, नहीं, मेरिट डिमेरिट पर नहीं जा रहा हूं। सवाल कई सरकारें वक्त की संपत्तियों पर कब्जे किए।
प्रदीप आप मुझे जवाब घुसने नहीं दीजिए, दिया क्या है। बोल रहे हैं? एएसआई ने कब स्टेटमेंट अपना दिया है? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, एएसआई ने दायर किया ये केस कि मुझे मस्जिद में नहीं घुसने जा रहा, जिसका ये तर्क दे रहे हैं। आप एएसआई से एफिडेविट लेके आ जाते हैं। एएसआई ने खुद ये कोर्ट में केस लेके नहीं गई है। आप झूठी बयानबाजी मत करिए। एएसआई अगर खुद जाती और ये कहती कि भाई मुझे मस्जिद में नहीं घुसा दिया जा रहा है, वो हमारा मॉन्यूमेंट है और राष्ट्रीय धरोहर है, तो उसमें जब वो केस बनता, यहाँ एक केस दूसरा है। और अश्वनी जी की बात से ये तो जग जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी हिंदू हितैषी नहीं है, और वो सारी लड़ाई अश्वनी जी और 4-5 लोग ही लड़ रहे हैं। ये तो इस बात से साफ हो गई है। चलिए, कोई फैसला, और उसके अरे, साथ साथ कोई ये फैसला, 30 सेकंड वो मुझे जवाब दीजिए। स्टैंड लेने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। 2-2.5 साल से तो अश्वनी जी पहले भारतीय जनता पार्टी से जवाब तो ले लीजिए। वो स्टैंड नहीं ले रही है सरकार 2.25 साल से। सड़कों पे आप लोग दंगा कर रहे हैं, और जिस तरह का माहौल आपने बना रखा है, लेकिन स्टैंड लेने के लिए सरकार चलिए, तैयार नहीं। तो पहली लड़ाई आप रईस अहमद, आपके पास 30 सेकेंड्स है और वो आपका लास्ट कमेंट होगा, बोलिए। थैंक यू मारिया। मैं सिर्फ इतनी बात इसमें कहना चाहता हूँ, अश्विनी उपाध्याय जी अभी सुबह भी इस तरह की बात कर रहे थे एक नेशनल टीवी डिबेट में मेरे साथ, कि उन्होंने एक डिबेट में ये बात कही थी कि वक्फ के अंदर जो है एक ट्राइब्यूनल बनाया जाता है जिसके अंदर सब मुसलमान उसको वो करते हैं, गवर्न करते हैं। मैंने उनसे पूछा क्योंकि वक्फ एक्ट के अंदर 83 सेक्शन जो है ट्राइब्यूनल को बनाने के वो पावर एम्पावर करती है। अगर उनके वो बताएं, क्योंकि उसमें डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का ऑफिसर जो है चेयर करता है, उसके अंदर एक डीएम लेवल का जो है उसका मेंबर होता है, और एक वक्फ लॉ का जानकार होता है। ऐसे ही हिंदू एंडोमेंट के अंदर सेक्शन 162 जो है हिंदू ट्राइब्यूनल को, एंडोमेंट ट्राइब्यूनल को बनाने की के लिए एम्पावर करती है। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि वो हर बार इस तरह के गलतफहमियां और वो पैदा करके बात यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि ये जो पूजा स्थल कानून है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, उस पर बहुत क्लैरिटी अब आ गई है कि अब कोई और सर्वे नहीं होगा, और इस तरह की पिटिशन अब कोई भी कोर्ट्स में हिंदुस्तान के वो दाखिल नहीं की जाएंगी। विजय त्रिवेदी जी, गौतम लाहिरी जी, आलोक वत्स, अश्विनी दुबे, प्रदीप भाटी और रईस अहमद हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुकाबला में बात यहीं तक, फिर से मिलेंगे और एक नए इशू पे मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।